नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर टेरर फाइनेंसिंग का भी आरोप लगा है। यूपी एटीएस ने बठिंडा और गाजियाबाद से इन दोनों को गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को भेजने का भी इन पर आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए, जो कि यहां पर भारतीय सेना की पूरी जानकारी यहां से वहां पहुंचाने का काम करते थे। हालांकि इन दोनों पर टेरर फाइनेंसिंग का भी आरोप लगा है। यूपी एटीएस ने बठिंडा और यूपी के गाजियाबाद से दोनों की गिरफ्तारी की है। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को भेजने का भी इन दोनों पर आरोप है। दोनों संदिग्धों की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे पहले अपडेट और इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। आईएसआई के 2 जो मददगार थे उनको गिरफ्तार किया है। एक को भटिंडा से गिरफ्तार किया है, उसका नाम अमृतपाल है, और दूसरे को गिरफ्तार किया है गाजियाबाद से, जिसका नाम रियाउद्दीन है। ये दोनों काफ़ी समय से पाकिस्तानी की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके लिए काम कर रहे थे, टेरर फंडिंग की व्यवस्था कर रहे थे। इसके अलावा जो सेना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको साझा कर रहे थे। काफ़ी दिनों से एटीएस के रडार पर थे और अब तमाम जानकारियों के बाद एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। और इनका एक और साथी है इजहारुद्दीन, वो फिलहाल इस समय बिहार में बंद है। उसको भी इनसे लिंक मिला है और जो तमाम पैसों का लेन देन हुआ है इन सभी के बीच में हुआ है। बाहर से भी पैसा आया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये अपना जाल फैला रहे थे और काफी दिनों से इस तरह के काम में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें ये लिप्त थे। फिलहाल अब एटीएस इन तीनों को लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है, जिससे इनसे और पूछताछ हो सके और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सके। बिल्कुल नीरज, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना से संबंधित जो जानकारियां हैं आईएसआई को प्रोवाइड करने का काम ये दोनों ही कर रहे थे। और ऐसे में अब जब दोनों की गिरफ्तारी हो गई है तो क्या कुछ ऐसी जानकारी निकलकर बाहर सामने आई हो, कोई एटीएस के हाथ ऐसे सबूत लगे हो जिसके जरिए इन पर सख्त कार्रवाई आगे हो सकती है और तमाम जानकारियां और भी निकलकर सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अमृतपाल और ये दोनों इसका साथी ये काफ़ी दिनों से एटीएस की रडार पर थे और एटीएस को जानकारी मिल रही थी कि ये लोग जो संदिग्ध दोनों व्यक्ति जो पकड़े गए हैं ये लोग सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां, सेना के जो खुफिया ठिकाने हैं, सेना का नक्शा, ये तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे और उसके एवज में उन्हें पैसे मिल रहे थे। इस तमाम कड़ियों को जो एटीएस ने जोड़ा और इसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की है। फिलहाल इनसे जो एटीएस के बड़े अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। अभी इन्हें रिमांड पे भी लिया जाएगा और इसके बाद इन्हें लखनऊ लाया जाएगा और इनका जो तीसरा साथी जो बिहार के बेतिया जेल में बंद है उसे भी यहां पर लाके पूछताछ की जाएगी। तीनों का आमना सामना कराया जाएगा और इसके बाद जो इनके तमाम नेक्सस हैं उनका भी खुलासा होने की उम्मीद है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सीधे तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाते हैं, सुनिए। अपनी कार की स्टीयरिंग किसी और पार्टी को थमाकर यहां के मुख्यमंत्री फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। केसीआर को आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। केसीआर को सिर्फ अपने बच्चों की, अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता से मिलता नहीं? क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता को मिलता ही नहीं है?
ऐसा चाहिए क्या? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? उसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को कोई जरूरत है क्या भाई? क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कभी सचिवालय न जाता हो? ప్రజలను కలవని ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? फार्म हाउस मुख्यमंत्री మనకు అవసరమా? सचिवालय आने की बेलनी मुख्यमंत्री మనకు అవసరమా? మిత్రులారా, బీఆర్ఎస్ మనల్ని మోసం చేసేందుకే ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదలడం లేదు. ఇవాళ తెలంగాణ లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులో మునిగింది. ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయల సాగునీటి కుంభకోణం తెలంగాణలో ఏర్పడింది. ఈరోజు కేసీఆర్ కారు యొక్క స్టీరింగ్, టీఆర్ఎస్ కారు యొక్క స్టీరింగ్ మజ్లిస్ పార్టీ చేతులు అప్పగించి ఆయన ఫామ్ హౌస్ కు షిఫ్ట్ అయ్యాడు. కేసీఆర్ తమ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు. కేవలం ఆయన పిల్లల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు తప్ప తెలంగాణ ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి, తెలంగాణ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన చేయడం లేదు. ఫామ్ హౌస్ కు పరిమితమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? ఆఫీస్కు రానటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ये जो ऊपर चढ़ गए हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जरा नीचे आइए भैया. देखिए इतनी भीड़ है, मैं जानता हूं आप लोग मुझे देख नहीं पाते होंगे, दूर दूर तक है, आप लोग मुझे नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कोई गिरेगा तो मुझे बहुत दुख होगा. आप नीचे आ जाइए दोस्तों, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए. ఎక్కిన వాళ్ళందరికీ దయచేసి ఆ పిల్లర్స్ మీద ఎక్కిన వాళ్ళు, తాళ్ళ మీద ఉన్న వాళ్ళకి కింద కూర్చోండి, పక్కన వాళ్ళు దింపండి వాళ్ళను. देखिए आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप प्लीज नीचे आ जाइए. देखिए किसी को चोट लग जाएगी भाई. अब भीड़ इतनी ज्यादा है, आप मुझे नहीं देख पाते हैं, मैं इसके लिए तो क्षमा मांगूंगा, लेकिन मेरे दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा. నన్ను మీరు చూడలేకపోతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి, కానీ నా మాట మాత్రము మీ గుండెల్లో అందుకునే విధంగా నేను మాట్లాడతాను. रुक करते खबरों का. उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें, हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा कटिंग मशीन से की जा रही है खुदाई. टनल के वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू है. 84 मीटर पर होनी है टनल की वर्टिकल खुदाई. वर्टिकल ड्रिलिंग में लग सकता है 3 दिन का समय. ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी. देखिए अभी भी वर्टिकल ड्रिलिंग में लगभग 3 दिन का समय लग सकता है. 41 मजदूर फंसे हुए हैं नीचे. उनकी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि 3 दिन का और समय लग सकता है. उत्तरकाशी टनल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं. हैदराबाद से लाई गई है प्लाज्मा कटिंग मशीन, और हैदराबाद से प्लाज्मा कटिंग मशीन तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी कटिंग के लिए और इस काम को अंतिम रूप देने के लिए 3 दिन का समय लग सकता है. टनल के वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम शुरू हो गया है. 84 मीटर पर होनी है टनल की वर्टिकल खुदाई. वर्टिकल ड्रिलिंग में लग सकता है लगभग 3 दिन का समय. अंतिम चरण में पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन. तो देखिए ये मशीन हम आपको दिखा रहे हैं जो मंगाई गई है फिलहाल, और इसी से कटिंग की जाएगी, इसी से ड्रिलिंग की जाएगी, और इसके जरिए ही मजदूरों तक पहुंचने का जो काम है वो पूरा हो पाएगा, अंतिम चरण तक जा पाएगा. तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं. हालांकि इन तस्वीरों में आप देखेंगे जद्दोजहद है वो अब भी जारी है. इलाके की स्टडी की गई है, प्रूव किया गया है कि शायद वो जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स, एक्यूफर्स जो रास्ते में हैं वो शायद ना हो. अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है. उस जरिए 86 मीटर जाना है. 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग, और इसको
चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है इसके बाद। ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान 3 था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है, क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है, उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा, तो साइडवेज ड्रिलिंग जो है, जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी, वो तब शुरू होगी। एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ओएनजीसी कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। और इसके लिए जो रिग है वो तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे दूर है उस साइड से, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है ये। रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है, 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है, और बीआरओ जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्रेस कर रही है जल्द से जल्द उस रोड को बनाने के लिए। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला और ये जो बरकोट की तरफ जो वर्टिकल ड्रिल है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव रहेंगे, बैकअप के तौर पर रहेंगे हमारे पास। और प्लान 5 है बरकोट के तरफ से जो टनल की ओपनिंग है वहां से ब्लास्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए 483 मीटर का जो हिस्सा है उसको उसके अंदर से सुरंग बनाना है। तो 5वां ब्लास्ट वहां पर आज सुबह किया गया है। ब्लास्ट के बाद 10-11 मीटर का टोटल इलाका जो है वो पेनिट्रेट हो गया है, उसमें रिबिंग कर रहे हैं ताकि उसको स्टेबलाइज करें। जब तक रिबिंग होकर स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना जो है वो खतरे में से पेश आता है। और आखिरी जो है प्लान 6, वो पहले से ही प्लान बना हुआ है, अभी अपनाया नहीं गया था, क्योंकि ये भी इसी तरफ से हमारे तरफ इधर इसी तरफ सिलकोट की तरफ से जो है ये अंदर बढ़ेगा। जब अगर किसी हालत में ये जो ऑगर का रास्ता बना है हमारा 47 मीटर का, जो 62 मीटर तक जाना है, ये अगर किसी हालत में बिल्कुल ही फेल हो गया अगर, तो एक और ऑल्टरनेटिव है ड्रिफ्ट का तरीका, जिसके लिए फैब्रिकेशन हो रहा है, सामान बन रहा है। वहां पर आर्मी के इंजीनियर्स इसको बना रहे हैं पूरे, और आर्मी के इंजीनियर्स काफी तादाद में पहुंच गए हैं वहां पर। वो इस तरीके को अपनाएंगे, साइड के टनल के साइड को खरोंचकर और स्क्रेपिंग करके, ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके जो फ्रेम है वो फ्रेम बन चुके हैं, तकरीबन 30 फ्रेम बन चुके हैं। उस फ्रेमों के जरिए वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक स्लाइटली धीरे तरीका है मगर काफी फेल सेफ तरीका है। मगर सबसे अच्छा तरीका जो अभी तक हमारे पास है वो प्लान 1 है। प्लान 1 में मैं दोबारा आपको बताता हूं वही कि जब ऑगर बाहर निकल आएगा पूरा मैनुअली अंदर भेजकर और ऑगर का पावर इस्तेमाल करके 800 मिलीमीटर पाइप अब अंदर धकेलेंगे।
अगर वो नहीं होते तो 700 मिलीमीटर के पाइप धकेलेंगे। वो पाइपलाइन जो स्लीव बन रही है वो आगे बढ़ती जाएगी और जो अंदर जो खुदाई है वो मैन्युअली होगी। तो 15 मीटर तकरीबन वो मैन्युअली खुदाई होगी और ये पुशिंग जो करेगा ऑगर का काम होगा, इसको पुश करके और पाइप्स को लगाना। ये एक तकरीबन फेल सेफ तरीका है, मगर साथ में सेकंड ऑल्टरनेटिव जो अच्छा तरीका है वो ऊपर से जो ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जो SJVNL ने शुरू कर दी है। ये इसका टोटल 1.2 मीटर का बोर है। तो देखिए, तमाम प्लान्स तैयार किए गए हैं, लेकिन ये प्लान्स तब कारगर साबित होंगे जब 41 मजदूर जो 15 से 16 दिन से लगातार नीचे फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सुरक्षित बाहर निकल आएं और सभी सुरक्षित रहें। रुक करते अगली खबर का। राहुल गांधी पर बीआरएस नेता के कविता का तंज। तेलंगाना में मेहमान नवाजी के लिए आते हैं। कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया। राहुल के आरोपों में कोई दम नहीं है, ये तेलंगाना की जनता पूरी तरह से जानती है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी को लेकर तंज कसा गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर बीआरएस नेता के कविता का तंज सामने आया है। के कविता ने साफ तौर पर कहा कि तेलंगाना में मेहमान नवाजी कराने के लिए आते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है, छलने का काम किया है। राहुल के आरोपों में कोई दम नहीं है। के कविता ने यह भी कहा, यह तेलंगाना की जनता पूरी तरह से जानती है। वो बाइट भी हम आपको सुनाएंगे जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं मेहमान नवाजी के राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। चाहे मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें की है कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को जरूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीजें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमेशा हमने गांधी परिवार का, इंदिरा जी का, कांग्रेस का, तेलंगाना के आवाम ने साथ दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी। और अब खबर राजस्थान के डीग से है, जहां पर अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। डीग जिले के कामा में रात के 2 बजे अवैध खनन के दौरान जेसीबी मशीन मलबे में दब गई, जिस वजह से मलबे में 3 मजदूर भी दब गए। लेकिन 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, पर एक मजदूर की मौके पर मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हुई है वो फिरोजपुर का रहने वाला था। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मॉर्चरी में उसे भेज दिया है। ओडिशा के केंदुझर जिले के बोलानी थाना क्षेत्र के पर्यटन स्थल पुंडुल में 23 नवंबर को हुए हादसे को लेकर जानकारी सामने आई है, जहां छात्र का पैर फिसलने के कारण वो पानी में गिर गया था। इस घटना के बाद शव की तलाश में पुलिस और राहत बचाव की टीम जुटी रही। हालांकि घटना के तीसरे दिन सुबह के लगभग 11 बजे छात्र का शव नदी के ऊपर तैरता हुआ मिला, जिसके बाद राहत कार्य में जुटे जवानों के द्वारा शव को पानी से बाहर निकाला गया। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बड़बिल सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अनुगुल टाउन पुलिस स्टेशन के पास एक फिश मार्केट में दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक ऑटो अडू मेडिकल स्ट्रीट इलाके में जा रहा था और इस दौरान एक कार ऑटो से टकरा गई, जिस वजह से कार ने घर के बाहर खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच की जा रही है।
तो वहीं संविधान दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर महामहिम मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में पौधारोपण भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सुप्रीम कोर्ट में लगाने की पहल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में BR अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इसका आधार 3 फीट ऊंचा है। प्रतिमा में अंबेडकर वकील की वेशभूषा में दिख रहे हैं। प्रतिमा में अंबेडकर गाउन और बैंड पहने हुए हैं। उनके एक हाथ में संविधान है क्योंकि अंबेडकर एक जाने माने कानूनविद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के तौर पर भी जाने जाते हैं। देश भर की सरकारी इमारतों और संवैधानिक संस्थाओं में उनकी प्रतिमा पहले से ही लगाई गई है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में BR अंबेडकर की प्रतिमा नहीं थी। ऐसे में संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता की प्रतिमा लगाना बेहद अहम है। वो देश की आजादी के अमृत काल में है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।